तो जैश का जन्म कैसे हुआ और जैश का ये जो आका बनता है मौलाना मसूद अजहर, ये कौन है, क्या है इसकी कहानी। 1994 की बात है, फ्राइडे का दिन था। श्रीनगर की एक मस्जिद में, जामा मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही थी, दोपहर का वक्त। जुमे की नमाज आमतौर पर अलग अलग मस्जिदों में जो होती है वो 1 से 2:30 के बीच में ही होती है। तो जुमे की नमाज थी 1994, और एग्जैक्ट मंथ मुझे याद नहीं है, लेकिन 94 था साल। जुमे की नमाज में आमतौर पर भीड़ ज़्यादा होती है, आम जो 5 वक्त का नमाज लोग पढ़ते हैं उसके मुकाबले में। तो श्रीनगर की मस्जिद में जुमे की नमाज ख़त्म होती है, उसके बाद तमाम लोग अपने अपने घर की तरफ लौटते हैं। 2 लड़के या 2 लोग एक कार में नमाज पढ़ने के बाद वापस लौट रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार ख़राब हो जाती है। कार ख़राब हो जाती है तो वो कार को किनारे लगा देते हैं एक जगह पे, धक्का देकर साइड में। और एक जो पब्लिक व्हीकल होती है, छोटी वाली मिनी बस या उस तरह की चीज़ें, ये वो दोनों में सवार हो जाते हैं और जाने लगते हैं। अच्छा, 94 में कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। उधर जो है कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे मारा जा रहा था, भगाया गया था, और टेररिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। तो जगह जगह नाकेबंदी भी थी, काफ़ी अपने फोर्सेस भी थे। तो जब ये दो अपनी गाड़ी से उतरने के बाद एक दूसरे उसमें बैठ कर जा रहे होते हैं, तो एक जगह पे नाकेबंदी थी, वहाँ पे उस गाड़ी की तलाशी ली जाती है, सारे लोगों को किनारे कर पूछताछ होती है। इन दोनों को थोड़े से सस्पिशियस थे, इनके ऊपर शक होता है फोर्सेस को, आर्मी को, और ये इन दोनों को किनारे कर लेते हैं। उसका दिन से सवाल जवाब शुरू होता है, इनका पता ठिकाना पूछा जाता है। तो उनकी बातचीत से लग गया था कि ये लोकल नहीं है। इसी के बाद उनको आर्मी अपने साथ ले जाती है, उनसे पूछताछ करती है। तो उनमें से एक कहता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ कवर करने के लिए न्यूज़, और दूसरा बताता है कि ये मेरा दोस्त है। पर आर्मी उससे, उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। फिर इसमें हमारी खुफिया एजेंसी और जो लोकल इंटेलिजेंस थी उसकी मदद ली गई। उससे पूछा गया कि भैया ये दोनों, ये इन नाम के हैं, इनके बारे में कोई रिकॉर्ड है, कोई रिपोर्ट है। तो छानबीन की तो पता चला कि नहीं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनका कोई टेररिज्म से भी जुड़ा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, जो हाल में कोई आतंकवादी घटनाएं हुई उनमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर रॉ ने और इंटेलिजेंस ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उसमें कहा कि ये जो दोनों पकड़े गए हैं, इनका कोई वैसे टेररिज्म से लेना देना किसी अटैक में शामिल नहीं है, लेकिन ये भी घाटी में उस वक्त जो सैकड़ों गुमराह और भटके हुए नौजवान थे, उन्हीं में से 2 हो सकते हैं, और बाकी इनके बारे में और छानबीन पता करनी। तो ये जो 2 पकड़े गए थे जुमे की नमाज के बाद, जिनको आर्मी ने पकड़ा था, उनमें से एक का नाम था मौलाना मसूद अजहर और दूसरा था सज्जाद, जो एक तरह से आतंकवादी था। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे। इन्होंने सही सही जवाब नहीं दिया, पता ठिकाना नहीं बताया, तो इसलिए ये गिरफ्तार हो गए। उसके बाद इनको फिर जेल भेज दिया गया, और जेल भेजने के बाद भी यही लग रहा था कि ये 2 मतलब कोई हार्ड कोर या इस तरह के क्रिमिनल नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, और ये जेल में रहे। जेल में जाने के बाद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये दोनों हैं क्या, और ख़ासतौर पे मौलाना मसूद अजहर क्या है। इसी दौरान में इनकी गिरफ्तारी के बाद, और ये जो महीना था वो शायद मार्च अप्रैल का महीना था जब ये गिरफ्तार हुआ था 1994 में। इनकी गिरफ्तारी के कुछ ही महीने के बाद जून 1994 में एक हरकतुल अंसार, उस वक्त एक टेररिस्ट ग्रुप था, उसने 2 ब्रिटिश सिटीज़न को किडनैप कर लिया पहलगाम के पास। ये बड़ा उस वक्त सुर्खियों में भी रहा था। ये घूम रहे थे, दोनों ब्रिटिश सिटीज़न आए थे, नागरिक, वो कश्मीर घूम रहे थे पहलगाम के पास, तो उनको इन्होंने किडनैप कर लिया। उसके बाद पहली बार उन्होंने उन दोनों की रिहाई के बदले में जो मांग की, वो कहा कि मसूद अजहर को रिहा किया जाए, जो कि जम्मू की जेल में बंद है। तब भी ये लगा कि चलो उसका कोई दोस्त हो सकता है, और इसीलिए वो मसूद अजहर की रिहाई की बात कर रहा है, लेकिन रिहा नहीं किया गया। और
उनकी वो साजिश नाकाम रही। इसके कुछ महीने के बाद एक उमर शेख जो आईएसआई का एजेंट था, उसको भारत भेजा गया था, और ये एक तरह से टेररिस्ट भी था। और ये उमर शेख वही था जिसने वॉल स्ट्रीट के जो जर्नलिस्ट थे डैनियल पर्ल, बहुत ही ये मशहूर किस्सा है, कई फिल्म भी आई है, उसको किडनैप किया था और बाद में जो कैमरे पे गला काटा था, ये वही डैनियल पर्ल था जिसको उमर शेख ने किडनैप किया था और मारा था। तो उमर शेख फिर आता है इंडिया, कश्मीर में, और ये उमर शेख जो था ये ब्रिटेन में पैदा हुआ था और बाकायदा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इसने पढ़ाई की थी। और इसने एक अमेरिकी और 3 ब्रिटिश नागरिकों को अपना दोस्त बनाया यहाँ आने के बाद कश्मीर में, और फिर झांसा देकर वो उनको दिल्ली के बाहरी इलाके में ले गया और उनको भी बंधक बना लिया। और उनको बंधक बनाने के बाद इसने भी मांग की कि मौलाना मसूद अजहर को रिहा कर दिया जाए। ये दूसरा अटेम्प्ट था, दूसरी कोशिश थी। हालांकि ये भी नाकाम हो गया और उन लोगों को छुड़ा लिया पुलिस ने और हमारी एजेंसी ने। करीब साल बीतने को आता है, मसूद अजहर अभी भी जम्मू की जेल में है। 1995 का साल आ जाता है। हरकतुल अंसार की एक और शाखा, एक ब्रांच है जिसका है अल्फरान। ये 5 एक और विदेशी जो सैलानी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं कश्मीर में, उनको किडनैप कर लेते हैं अल्फरान के लोग, और फिर उनकी रिहाई के बदले में मांग करते हैं कि मसूद अजहर को रिहा कर दो। लेकिन इस बार भी रिहाई नहीं होती और फिर इन सारे लोगों को छुड़ा भी लिया जाता है। लेकिन इसी के साथ में एक और नई चीज़ होती है। पहली बार जब ये मांग उठती है अल्फरान के जरिए 5 विदेशी सैलानियों की रिहाई के बदले में, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो दिल्ली में था वो सिफारिश करता है भारत सरकार से कि मसूद अजहर को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और उसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। जब पाकिस्तानी हाई कमीशन ने सिफारिश की, 3 अटेम्प्ट हो चुके, फिर एहसास हुआ कि मौलाना मसूद अजहर कोई आम इंसान नहीं है, इसका पक्का कुछ ना कुछ बड़ा नेटवर्क है। इसी के बाद मौलाना मसूद अजहर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई और फिर खुफिया एजेंसी लग गई पता करने में कि यह है क्या। सॉरी, आज शाम से गला खराब है थोड़ा। तो 3-4 अटेम्प्ट, पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि ये जर्नलिस्ट है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको आपने गलती से पकड़ा हुआ है। तो शक पुख्ता होता जा रहा था, इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब इसकी गिरफ्तारी को करीब 5 साल हो गए। इन 5 सालों के बाद 1999 आ गया। 1999 में जम्मू के कोट भलवल जेल, जिसमें ये बंद था, कोट भलवल जेल जम्मू में एक कोशिश होती है सुरंग खोदकर भागने की। इसमें एक सज्जाद अफगानी नाम का भी टेररिस्ट था और दूसरे कुछ आतंकवादी थे। इन्होंने बाकायदा सुरंग खोदा और उसी रास्ते से इनको बाहर निकलना था। लेकिन सुरंग के अंदर मसूद अजहर भी उतरा भागने के लिए जेल से, लेकिन 6 फीट तक वो जाने के बाद वापस लौट आया, क्योंकि जो बाकी लोग थे वो थोड़े उनकी दुबले पतले थे। मसूद अजहर थोड़ा मोटा थुलथुल था, तो इसे लगा ये फंस जाएंगे, तो फंसने के डर से ये वापस आ गया। बाकी लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से एक सज्जाद जो अफगानी था, वो उस जेल ब्रेक के दौरान पुलिस फायरिंग में मारा गया। और मौलाना मसूद अजहर वापस फिर जेल में आ गया। यह आखिरी कोशिश थी मौलाना मसूद अजहर को जेल से निकालने की। अब यह क्लियर था कि मसूद अजहर कोई बड़ी चीज है और मसूद अजहर को छुड़ाने की कोशिश हो रही है। इसी दौरान ये 4-5 कोशिश होने के बाद 24 दिसंबर 1999 की तारीख आती है, जब काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से IC-814 इंडियन एयरलाइंस की प्लेन उड़ान भरती है दिल्ली के लिए और उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है।
फिर उसे कांधार ले जाते हैं। ये मैंने आपको कहानी सुनाई है। कांधार ले जाने के बाद जो मांग की जाती है, शुरू में वो कहा जाता है कि 35 टेररिस्ट जो हिंदुस्तान के जेलों में बंद हैं अलग अलग, उनको रिहा किया जाए, $200 मिलियन दिया जाए। प्लेन में 148 मुसाफिर अपने हिंदुस्तानी सवार थे। नेगोशिएशन चलता रहता है। एक रूपन कात्याल नाम के मुसाफिर जो हनीमून मनाने गया था बेचारा, उसको मार भी देते हैं वो। और कांधार में ये IC 814 7 दिन तक वहाँ पे खड़ा है। और तालिबान, उस वक्त तालिबान के ही वो थी, तालिबान के कब्जे में है। 7वें दिन, मतलब इस प्लेन हाईजैकिंग के आखिर में एक समझौता होता है और 35 की जगह पे 3 आतंकवादियों की रिहाई के ऊपर फार्मूला तय होता है। और जाहिर सी बात है, उनकी मांग में जो पहला नाम था वो मौलाना मसूद अजहर था। तो मौलाना मसूद अजहर, इसके अलावा अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, ये 3 टेररिस्ट जो जेल में बंद थे, उनको लेकर तब के हमारे विदेश मंत्री जो जसवंत सिंह थे और IB के तब हेड हुआ करते थे अजीत डोभाल, जो अभी हमारे NSA के हेड हैं। तो जसवंत सिंह और अजीत डोभाल मौलाना मसूद अजहर, सईद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को लेकर कांधार पहुंचते हैं। और कांधार में जाने के बाद ये उनको सौंप देते हैं तालिबान को। और उसके बाद हमारे जो 148 मुसाफिर थे उसमें, उनको हम बाहिफाजत फिर 31 दिसंबर को हिंदुस्तान ले आते हैं। 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर को हमने कांधार में सौंपा, हमारे विदेश मंत्री ने। और चूंकि 148 मुसाफिरों की जान का भी सवाल था यहाँ पर, इधर हमारा प्लेन मुसाफिरों को लेकर वापस आ जाती है। उधर 31 दिसंबर 1999 को ही कांधार पहुंचने के बाद मौलाना मसूद अजहर और शेख ये सीधे मुल्ला उमर के पास जाते हैं, जो उस वक्त तालिबान का हेड था। और मुल्ला उमर के बाद तब ओसामा बिन लादेन जिंदा था, अलकायदा का जो हेड, ये ओसामा बिन लादेन से मिलने पहुंचता है कांधार से सीधे निकलकर। तो मुल्ला उमर से मुलाकात की, फिर ओसामा बिन लादेन से मिला और 1 महीने तक ये अफगानिस्तान में ही रहता है अपने साथियों के साथ, भारत से रिहा होने के बाद। 31 दिसंबर को कांधार पहुंचा था और 1 महीना वहां रहता है, इन तमाम बड़े तालिबान और अलकायदा के नेताओं से मिलता है। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 को मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान वापस लौटता है। और पाकिस्तान आने के बाद 31 जनवरी 2000 को ये लौटता है। और फरवरी के ही महीने में एक जुमा के दिन कराची की एक मस्जिद में करीब 1000 हथियारबंद लोगों और लड़कों के साथ एक संगठन की बुनियाद रखता है और उसका नाम रखता है जैश ए मोहम्मद। तो 2000 फरवरी के महीने में जैश ए मोहम्मद की बुनियाद पड़ी और उसका मकसद ये था कि कश्मीर में उथल पुथल, खून खराबा, भारत में ये सारी चीज़ें करना। और जैश ए मोहम्मद के ऐलान के साथ ही ये फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाता है। अब सवाल यह है कि मौलाना मसूद अजहर था क्या, कौन, हिंदुस्तान क्यों आया था? पकड़े जाने से पहले जो मैंने आपको शुरू में बताया, तो पाकिस्तान के पंजाब के एक इलाका है बहावलपुर। बहावलपुर में एक हेडमास्टर के घर में पैदा हुआ था मौलाना मसूद अजहर। इसके जो बाप थे वो एक हेडमास्टर थे और मसूद अजहर 1968 में इसकी पैदाइश हुई थी वहाँ पर। 11 भाई बहन थे ये टोटल। कहते हैं पढ़ने लिखने में तेज़ था और ये अपने 11 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर। और इसके फादर चूँकि हेडमास्टर थे तो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान था, तो वो चाहते थे कि ये अच्छा पढ़ के कुछ अच्छा इंसान बने, अच्छी नौकरी करे। और इसीलिए बहावलपुर से उन्होंने अपने एक दोस्त के घर इसको कराची भेज दिया पढ़ने के लिए। लेकिन कराची में ये जिस जामिया उलूम अल इस्लामिया मदरसे में पढ़ने के लिए पहुंचा, वहाँ पे ये हायर स्टडीज़ की बजाय जिहाद और बाकी चीज़ों की पढ़ाई की तरफ इसका ध्यान लगा दिया गया। और वहीं पे पढ़ाई के दौरान यह हरकतुल मुजाहिदीन की पहली बार संपर्क में आया, जिसको उस वक्त हम भी बोलते थे, हरकतुल मुजाहिदीन HM। और उस वक्त हरकतुल मुजाहिदीन अफगानिस्तान में एक्टिव था।
अफ़गानिस्तान में जो कुछ चल रहा था उसमें बहुत एक्टिव था। हरकतुल मुजाहिदीन के संपर्क में आने के बाद ये धीरे धीरे इसका इसका ज़हन जो है वो पूरी तरह से इसी जिहाद की तरफ जाने लगा। फिर 1980 के दशक में इसके ऊपर इतना ये सारी चीज़ें हो गया कि ये उस वक्त अफ़गानिस्तान में चूँकि जंग चल रही थी तो ये अफ़गानिस्तान पहुँच गया और बाकायदा वहाँ जाकर इसने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस पाकिस्तान लौटता है 80 के दशक में और 90 उसके बाद शुरू हो गई। पाकिस्तान आने के बाद 90 से फिर ये पाकिस्तान में जिहाद का जहर फैलाना शुरू कर देता है और चूंकि जैश ए मोहम्मद का गठन हो चुका था उसके बाद वो चंदा इकट्ठा कर शुरू करता। जैसे मौलाना मसूद अजहर के बारे में जो कहते हैं जो शुरुआती करियर था वो इसकी एक वो थी कि ये चंदा इकट्ठा करने में बहुत माहिर था। तो वो उस शुरुआत में जो चंदा इकट्ठा करता था वो ये करता था अफगानिस्तान में जो आतंकवादी लड़ रहे थे उनके लिए, तो उनकी मदद कर सके। और इसी इसके चंदा इकट्ठा करने की कला की वजह से ही जो हरकतुल मुजाहिदीन का तब जो हेड था सरगना खलील, वो इससे इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि वो इसको विदेशी दौरे पे भेजना शुरू कर देता है पाकिस्तान से बाहर। सबसे पहले ये सऊदी अरब जाता है हज करने के लिए, इसको खलील ने भेजा। उसके बाद वहाँ से भी ये चंदा इकट्ठा करता है और कहते हैं कि कुछ ही दिनों में सऊदी अरब में ये करीब 3 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वो अफ्रीकी देश जाम्बिया पहुँचता है, वहाँ 1 महीने में करीब 22 लाख रुपए चंदा कलेक्ट करता है। इसके बाद ये ब्रिटेन पहुँचता है, वहाँ बर्मिंघम, नॉटिंघम, लिसेस्टर और लंदन में जो इस तरह के सोच के लड़के थे वो पढ़ रहे थे, ये उनके बीच में जाके वो ज्ञान देता है और उनको उनका ब्रेन वॉश करता है। और ये सब करने के बाद चूंकि ये उस दौर की बात है, अब 2000 से पहले की जब ये सब कुछ कर रहा था, तो इससे हरकतुल अंसार और ये लोग बहुत खुश थे और इसीलिए वो इसको फिर खुश होकर इंडिया भेजते हैं कि तुम जाओ अब इंडिया में तुम्हारा ऑपरेशन करना है और वहाँ पे करो। तो 1994 में पुर्तगाली पासपोर्ट पर एक पुर्तगाली पासपोर्ट बनाता है। उस पासपोर्ट से ये पाकिस्तान से ढाका पहुँचता है और ढाका से नई दिल्ली आता है। नई दिल्ली से ये श्रीनगर जाता है और श्रीनगर में ये 94 में ही ये सब कुछ होता है। ये अपने उसके जो लोग थे उनके साथ ये मिलता जुलता और अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। और इसी दौरान फिर 94 में ही एक फ्राइडे की नमाज के बाद ये पकड़ा जाता है। तब तक इसने कोई बड़ी वारदात नहीं की थी, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद और फिर जब ये छूट जाता है 2000 में, और 2000 में छूटने के बाद फिर ये एक तरह से भारत के लिए नासूर बन जाता है। और जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए उन सब के पीछे फिर यही था, चाहे वो जम्मू कश्मीर विधानसभा हो जिसके ऊपर अटैक किया, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो। तो इसने एक के बाद एक हमले किए और कहते हैं जैश ए मोहम्मद अब तक करीब 30 से ज़्यादा हमारे यहाँ हमले कर चुका है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और अब भी इसकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से ये हिंदुस्तान को लहूलुहान करे। जो इसकी लेटेस्ट जो इसका रिपोर्ट है, ठिकाना है, वो अभी भी ये बहावलपुर में है। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर है, बहावलपुर में रहता है। फ्राइडे की नमाज में ये बाकायदा तकरीर लेक्चर देता है, लोगों को संबोधित करता है, ओपनली करता है और सरकार की वहाँ की सबको सब कुछ पता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो 94 में श्रीनगर से इसकी कायदे से देखें तो कहानी शुरू होती है। और उस वक्त ये था कि अगर जब इसको हमने कांधार के लिए छोड़ा था 5 साल बाद, उस दौरान में ही 5-6 बार इसको छुड़ाने की जो कोशिश की गई, फिर कांधार हुआ और आखिर में वो कोशिश एक तरह से कामयाब ही रही। इतने अटैम्प्ट के बाद छोड़ना ही पड़ा हमें। और फिर इसने अपना एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और आज भी ये बहावलपुर में रहकर, ख़ास तौर पे जो इसका एरिया है वो ये है कि कश्मीर में किसी तरीके से उथल पुथल रहे, वहाँ के लोगों को भड़काया जाए, ख़ास तौर पर नौजवानों को भड़काया जाए, और ये अपने इसी मकसद में और हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता है। और हमेशा इसी तरह के लोगों को ये ब्रेन वॉश करता है। ख़ास इसका जो मेन टारगेट होता है वो है 16 से 20-22 साल के लड़के जिनका दिमाग जहन कच्चा है, उनके जहन में जहर भरना उसके लिए लगता आसान है, तो वैसे लड़कों को चुनता है। और जो बहुत पढ़े लिखे ना हो ख़ास तौर पे उनको भी चुनता है। और अब भी ये बहावलपुर में है।
और लेटेस्ट जो इसने ज़ख्म दिया हम लोगों को वो पुलवामा है, जो आदिल अहमद डार जिस फिदायीन था, जो टाटा सुमो कार जिसने सीआरपीएफ के बस के साथ ले जाकर टकरा कर खुद को उड़ा दिया, वो जैश का था। और उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो आया था कामरान गाजी, वो जैश का चीफ ऑपरेशन कमांडर था श्रीनगर में, कश्मीर में। कहते हैं कि कश्मीर, ख़ासतौर पे नॉर्थ कश्मीर में जैश के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां उनके लोगों को संरक्षण दिया जाता है। हमारी आर्मी इंटेलिजेंस लगी हुई उनको ढूंढने में। बट ये थी पूरी कहानी जैश का जो मेन मुखिया है, आका है, मौलाना मसूद अजहर की। अब इससे जुड़ा हुआ दीपक कुछ जो रिलेटेड सवाल हो। सर हंसराज जी का सवाल है सर, सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के नाम से ही पता चलता है कि उसकी ड्यूटी पुलिस को सपोर्ट करने की है, फिर इसे कश्मीर में क्यों डिप्लॉय किया गया है? कई जगहों पे होता है, जैसे आपका नेशनल हाईवे है, श्रीनगर जम्मू हाईवे, वहाँ पे प्रोटेक्शन देना, या फिर और जो इम्पोर्टेंट हमारे इंस्टॉलेशन है उनकी हिफाजत करना। क्योंकि आप ये देखें कि घाटी में जगह जगह पे हमारे सारे फोर्सेस और बाकी चीज़ें हैं, तो और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग हैं, चाहे वो विधानसभा से लेके बाकी चीज़ें हों, उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की होती है। और फिर उन रास्तों की भी निगरानी और उसको हमारे फोर्सेस के लिए वो सकुशल रहे, उसकी भी जिम्मेदारी सीआरपीएफ की होती है। सर मोहम्मद सैफ जी का सवाल है सर, पाक सरकार आर्मी की कठपुतली क्यों है? पाक सरकार आर्मी की कठपुतली क्यों है? शायद उसकी वजह यह है कि शुरुआत से ही एक परंपरा वहाँ बन गई। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि चुनी हुई सरकार कभी वहाँ 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। उसकी वजह यही है कि आर्मी है। और पाकिस्तान में आर्मी हमेशा पावरफुल रही है, हमेशा ताकतवर रही है वहाँ की सरकार के मुकाबले। जैसे एकदम हमारे हिंदुस्तान से उलट, हमारे यहाँ आर्मी बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, लेकिन हमारी आर्मी का हमारे सरकार से, हमारी राजनीति से, हमारे पॉलिटिक्स से, इवन सिविलियन के पूरे राइट से और उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारी आर्मी, हमारे यहाँ असल में सिस्टम ऐसा है, सही मानों में डेमोक्रेसी यही है कि उनका काम है बॉर्डर, उनका काम है देश की हिफाजत, वो उसमें करते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है कि सरकार कौन है, किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेफ्ट की सरकार है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन मंत्री है। उनका उनका अपना काम है, वो अपना काम करते हैं। ना वो सरकार में इंटरफेरेंस करते हैं, ना सरकार आर्मी में इंटरफेरेंस करती। तो और यही होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की यही है कि आपको हर इंस्टीट्यूशन को अपने अपने काम की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ चूंकि आर्मी वाले हमेशा पावरफुल रहते हैं, अपने आगे सरकार को कुछ समझते नहीं। सर सीमा कुमारी जी का सवाल है कि सर सीआरपीएफ को शहीद का दर्जा मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल, जितने भी लोग वो हुए शहीद ही हम लोग कह रहे हैं। और ये फोर्सेस में है कि जो इस तरह की जब जाने जाती हैं तो हमेशा शहादत का दर्जा मिलता है। सर मयंक सिंह सिसोदिया जी का सवाल है सर, प्लेन हाईजैक में क्या क्यों सरकार ने आर्मी ऑपरेशन नहीं किया और क्यों इतने सारे पैसे दिए गए, कितने पैसे दिए गए देखिए, पैसे का तो आज तक खुलासा नहीं हुआ कि पैसे कितने दिए गए। हाँ, 3 टेररिस्ट छोड़े गए, ये मैंने आपको बताया। कई, देखिए उस वक्त मजबूरियां थी, कई चीज़ें थी ऑपरेशन में। सबसे बड़ी बात ये थी कि ख़तरा था, हमारे 148 जो हिंदुस्तानी उस प्लेन में सवार थे उनकी जान को ख़तरा था। और जिस ज़मीन पर ये प्लेन खड़ा था, तालिबान के कंधार में, और तालिबान का कंट्रोल था वहाँ पे, और तालिबान जिस तरीके के लोग हैं आप मतलब समझ सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते थे। तो हम बेबस थे और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कोई ऑपरेशन करते तो फिर वो ख़तरे में जान डाल सकते थे। इधर 148 परिवारों का प्रेशर लगातार सरकार पर बढ़ रहा था कि वापस लाए। तो यही सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें ये मांग माननी पड़ी। सर जयेश गढ़वी जी का सवाल है सर, भारत सरकार के पास क्या आतंकवादी को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था? देखिए, उस वक्त जाहिर सी बात है तमाम ऑप्शन पे बातचीत हुई होगी, डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन जो सेफेस्ट लगा, जिससे हम अपने लोगों को बाहिफाजत ज़िंदा वापस ला सकते हैं, शायद यही था। और हालांकि ये भी कहते हैं कि अगर इससे पहले शुरुआत में अगर ये कुछ, जैसे एक बार अमृतसर में इसको लैंड करने की इजाज़त मांगी गई, लेकिन वो रनवे पे अमृतसर में हमने तैयारी भी की थी कि शायद हम रोक लें, अटैक कर दें, लेकिन मौका नहीं मिला। वो टैंक वैंक देख के उन्होंने प्लेन वापस उड़ा लिया। फिर लाहौर ले गए, और लाहौर में भी फिर उनको फ़ौरन कहा गया कि आप निकल लीजिए। फिर वो दुबई पहुँचे, दुबई में रीफ्यूलिंग हुई, और वहाँ पे कुछ पैसेंजर जो बीमार और बुज़ुर्ग थे उनको उतारा भी गया। रूपन कात्याल की मौत हुई थी, उसकी भी जो वो बॉडी दी गई। और फिर दुबई से ये कांधार पहुँचे थे। तो अब कांधार में हमारे मतलब उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम जाकर ऑपरेशन कर सकें और उनसे निपट सकें, क्योंकि बात उस प्लेन में सवार सिर्फ टेररिस्ट की तब नहीं थी जिन्होंने हाईजैक किया था,
बल्कि कांधार में उतरने के बाद फिर तो चारों तरफ ही टेररिस्ट थे, क्योंकि तालिबान भी एक टेररिस्ट ग्रुप है।